इस वीडियो में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ में एंटर करेंगे और उसके बाद इसको पूरी डिटेल में सब चीज़ पढ़ के ख़त्म करेंगे, राइट। तो इसमें क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग, जो इसमें हम एक थोड़ा सा नोट्स में लिख लो टाइप की पॉइंट बना करके, जो इसमें हम लोग को पढ़ना है, बेसिकली जो पढ़ना है अभी फ़िलहाल, ठीक। जैसे देखो पहले पढ़ने में पहला है फर्स्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे अभी जो इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्या पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड वीडियो में हम लोग इनर्शिया को कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अभी पर इसमें जो फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्स पढ़ेंगे और उसके बाद इनर्शिया के पढ़ेंगे, सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे इनर्शिया एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड टॉपिक में जो डील करेंगे वो होगा, क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। या इसको ऐसे मान लो, इसको सेकंड कर दो, इसको थर्ड कर दो और इसको सेकंड कर दो, ठीक। ये कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ पहले पढ़ लेंगे तो इनर्शिया ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। फोर्थ लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। फिर फिफ्थ वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें ही मोमेंटम में, इसमें ही एक रिलेशन ड्रॉ करेंगे हम लोग, रिलेशन इसमें ही पढ़ लेंगे, मोमेंटम रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड टाइम। फोर्स एंड टाइम के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे इसमें, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फिर पढ़ेंगे हम लोग सिक्स्थ वीडियो में न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद सेवन्थ पार्ट में कंप्लीट करेंगे हम, फाइनली सेवन्थ पार्ट में करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और 8 में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इतना पार्ट को हम लोग डील करेंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में जो अभी इस टाइम जो वीडियो बना रहा है, इस वीडियो में हम लोग फोर्स और टाइप ऑफ फोर्स को डिटेल में थोड़ा एनालाइज करेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। तो चलो हेडिंग डालो, देखो हेडिंग डालो और लिखो व्हाट फोर्स डालो, हेडिंग डाल के लिखो फोर्स। देखो फोर्स है क्या, तुमसे अगर पूछे हम कि व्हाट इज फोर्स, तो मेरे को क्या बताओगे, तुम एलिमेंट्री लेवल पे तुम जहाँ तक जानते हो तो मेरे को यही बताओगे, अब पुश एंड पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, राइट। तो मैं कहूँगा कि नहीं, गलत। फोर्स ए पुश एंड पुल ऑन ऑब्जेक्ट ये फोर्स नहीं होता है। देखो अब पुश एंड pull on a object
इज कॉल्ड फोर्स। ये नहीं होता है क्या? ये डेफिनेशन नहीं है मेरे भाई और बहनों, ये डेफिनेशन नहीं है। क्या है ये? क्या है? एग्जाम्पल है फोर्स का। क्या है? फोर्स का एग्जाम्पल है, ना कि फोर्स का डेफिनेशन है। फोर्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है पहले सुनो, लिखो, उसके बाद फिर समझाते हैं क्या है। फोर्स क्या है? फोर्स एक काउज है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ काउज विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। व्हाट इज फोर्स? ध्यान सुनो, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज द काउज विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। लिखो पहले फोर्स क्या है, लिखो डेफिनेशन में, लिखो डेफिनेशन ऑफ फोर्स, लिखो डिफाइन कर रहे हैं फोर्स को, लिखो एक्चुअल डेफिनेशन फोर्स का ये है। क्या है जो अभी लिख रहे हैं? लिखो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स इज अ काउज which change the state of motion। चेंज दी स्टेट ऑफ मोशन पे अंडरलाइन होगा। देखो फोर्स इज द काउज विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। काउच पे अंडरलाइन होगा और स्टेट ऑफ मोशन पे अंडरलाइन होगा। अब इसको थोड़ा समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। फोर्स क्या है? एक काउज है। क्या है? काउज है विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब देखो यहाँ पे हम समझना चाहेंगे, पूछे कोई जरूर पूछ रहा है, समझ में आ रहा है स्टेट ऑफ मोशन क्या है? भाई स्टेट ऑफ मोशन क्या है? तो स्टेट ऑफ मोशन को मैं इस तरह से समझाना चाहूँगा। देखो देखना आराम से डिटेल में तुम लोग। देखो स्टेट ऑफ मोशन, देखो स्टेट ऑफ मोशन को समझो। स्टेट ऑफ मोशन को पहले समझो थोड़ा सा, फिर और समझाते इसके बारे में। देखो एक्चुअल डेफिनेशन डे फोर्स का ये है। फोर्स कहना क्या चाहता है? देखो मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है जो कोई सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक ठीक, जो सरफेस पे रखा हुआ है। अब देखो इसको एनालाइज करो। अभी क्या है? ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, राइट, ये चल नहीं रहा है। एक ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस पे क्या किए हम? फोर्स लगाए, एफ, क्या किए? एफ फोर्स लगाए, जिसके कारण क्या हुआ? ये मूव करने लगा, जिसके कारण ये मूव कर, पहले रेस्ट में था, अब ये मोशन में आ गया, अब ये मूव कर रहा है फोर्स लगाने का। तो तुमसे अगर हम पूछे कि इसका स्टेट, इनिशियल स्टेट क्या था, मतलब इनिशियली किस चीज में था, इनिशियली क्या था, इनिशियली क्या था, तो तुम मेरे को बताओगे। देखो इनिशियल में पूछो तो इनिशियल क्या था, तो तुम मेरे को बताओगे इनिशियल रेस्ट में था। क्या था? इनिशियल रेस्ट में था। लेकिन फोर्स लगाए तो फोर्स क्या किया? फोर्स का काम क्या था? फोर्स इज द काउज विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। इनिशियली इसका स्टेट रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही फोर्स लगा ये क्या करने लगा? मोशन में आ गया। तो क्या किया? इसके स्टेट को चेंज किया। स्टेट में से पूर्वावस्था, जिसमें कोई बॉडी, कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली था, लेकिन उसके बाद इनिशियल स्टेट उसका चेंज कर गया। मतलब अगर वो मोशन में था, अगर वो मोशन में था तो वो रेस्ट में आ जाएगा, और अगर रेस्ट में था तो अगर उस पर फोर्स लगाओगे, जैसे ही फोर्स अप्लाई किए, जैसे ही फोर्स अप्लाई किए, जैसे ही फोर्स अप्लाई किए तो ये मोशन में आ गया। मतलब इसका जो स्टेट, इनिशियल स्टेट था वो चेंज हो गया। आइदर वो मोशन में हो तो वो रेस्ट में आ जाएगा, या आइदर रेस्ट में हो तो मोशन में आ जाएगा। कैसे? अगर कोई चीज मूव कर रहा है, मान लो कि ये पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इक्वल फोर्स लगा दो अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए पहले ही वेक्टर में पढ़ा चुके थे कि अगर एफ फोर्स ऐसे लग रहा है तो एफ जो निगेटिव होगा जस्ट उसके रिवर्स होगा, और दोनों को एडअप कर दो। देखो वेक्टर अगर नहीं पढ़े हो तो जाके एक वीडियो देखो, लेक्चर में वेक्टर बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, पूरा एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर है, थोड़ा डिटेल में है, आराम से समझ में आएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। देखो वीडियो। तो देखो एफ फोर्स लग रहा है, तो अगर ये मोशन में था, ये मोशन में था एफ फोर्स के कारण, तो अपोजिट में एक फोर्स और लगा दो,
अपोजिट में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दो तो इसका नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स भी बताएंगे क्या होता है। नेट फोर्स होता है सम ऑफ फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो। नेट फोर्स बोल रहेगा जीरो में, तो सम ऑफ फोर्स, जो भी किसी बॉडी पे अगर नेट फोर्स टोटल फोर्स लग रहा है उसका क्या होगा, सम करेंगे तो जोड़ेंगे तो जीरो होगा। मतलब अगर 10 न्यूटन इधर से लग रहा है तो -10 न्यूटन इधर से लगेगा, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट जो दोनों को सम करके आएगा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया। तो स्टेट ऑफ मोशन देखो फोर्स क्या आता है, मतलब फोर्स इज द कॉज विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे समझते हैं, देखो एफ फोर्स, अब यहाँ पे क्या था, पुश एंड पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, नॉट ए फोर्स, इट इज नॉट कॉल्ड अ फोर्स। फोर्स नहीं, एग्जाम्पल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिखेंगे अ पुश एंड पुल on object is called not a force, is an example of force। आया समझ में, ये एग्जाम्पल है। क्या है, फोर्स का ये एग्जाम्पल है, फोर्स है नहीं एक्चुअल में, फोर्स का एग्जाम्पल है। फोर्स क्या है, फोर्स तो एक काउज है जो कि स्टेट को चेंज करता है। आई होप समझ में आया होगा फोर्स क्या है। और देखो इस वीडियो जो वीडियो में दिखाया जा रहा है, देखो इसको एनालाइज करो एक्चुअल में फोर्स क्या है। देखो पुश कर रहे हैं, मान लो ये बॉडी है, ठीक है, स्लाइड चेंज करते हैं, क्या करते हैं, स्लाइड चेंज करते हैं और उसको समझो। देखो स्लाइड चेंज कर रहा है, इसको देखो, देखो ये मान लो कोई सरफेस है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, क्या है, सरफेस है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसको यहाँ से पकड़ के हम कोई आदमी इसको खींच रहा है, तो खींच रहा है तो क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है तो पुल कर रहा है। तो क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, किसको पकड़ के खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया, इस पे फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स मान लो लगा रहा है जिसके कारण ये खींच रहा है, तो अपना स्टेट को चेंज कर रहा है। ये मान लो इसने स्टेट रेस्ट पे था, लेकिन ये फोर्स लगाने के कारण मोशन में आ गया, क्या, क्यों, किसका फोर्स, क्या काउज था, क्या क्या इसके स्टेट को चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल और देखो, मान लो ये बॉक्स है, ठीक है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है और इस पे मान लो एफ फोर्स लगा दिए हैं। तो एफ फोर्स अभी मान लो इनिशियली रेस्ट पे था, जैसे ही एफ फोर्स लगाए, फोर्स लगाने का करने लगा, ये मोशन में आ गया, तो क्या हुआ, इसका स्टेट चेंज हुआ। तो क्या किया, इसमें हम पुश किए, इसको पुश करने के कारण क्या, इसका स्टेट चेंज हुआ। पहले इनिशियल स्टेट में था रेस्ट पे, फिर अब फोर्स लगाए तो ये मोशन में आ गया, राइट। तो फोर्स क्या है, काउज है, बीच क्या करता है, चेंज करता है उसके स्टेट को। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इनिशियल स्टेट रेस्ट में था, तो फोर्स क्या करेगा, उसको मोशन में लाने का कोशिश करेगा। अगर कोई बॉडी मोशन में था तो उसको रेस्ट में लाने का कोशिश करेगा, राइट। समझ में आया। देखो इस इलस्ट्रेशन में यही दिखाने का कोशिश किया, देखो पुश एंड पुल इज नॉट द फोर्स, इज नॉट कॉल्ड द फोर्स, इट इज एग्जाम्पल ऑफ फोर्स, राइट, इट्स एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। अब देखो फोर्स को एक तरह से और डिफाइन करते हैं। फोर्स कैन बी डिफाइंड इन अनदर वे, राइट। हाउ, देखो that force which leads to change the shape, size and place of an object. This is second definition of force. फोर्स को इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स विच लीड्स टू चेंज द शेप, साइज एंड प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है, शेप साइज को भी चेंज कर सकता है। समझेंगे सबको डिटेल में, शेप, साइज एंड प्लेस। देखो फोर्स क्या करता है, लीड्स करता है, या तो चेंज करेगा या लीड्स टू चेंज करेगा, क्या, शेप, साइज एंड प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल मान, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा देखो यहाँ पे मान लो एक बैलून था, ठीक है, एक बैलून है, ठीक है, ये एक बैलून है, राइट। इस बैलून में क्या किए तुम, एनी हाउ वाटर को फिल कर दिए, यह फिल दी वाटर, पानी को इसमें भर दिए, तो क्या होगा, थोड़ा इसका शेप
बढ़ गया। अब क्या किया, इसमें पानी भर दिए, इस वाटर मॉलिक्यूल इसे इंसेप्ट कर दिए। अब देखो इस पे क्या किए तुम, पानी भर देने के बाद इस पे क्या किए तुम कि फोर्स लगाए, क्या किए, इस पे फोर्स लगाए। तो जैसे ही फोर्स लगाओगे, दोनों हाथ इसको क्या किए, बैलून में पानी था उसको क्या प्रेस किए, तो जैसे ही फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा। कंप्रेस्ड मतलब दोनों एक दूसरे के पास आने लगेंगे। मान लो फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर से लगाया, तो दोनों एक दूसरे के पास आने लगेंगे। तो इसका क्या हुआ, इसका शेप चेंज कर दिया आप, क्या किए, शेप चेंज कर दिए, शेप चेंज कर दिए। कैसे, क्योंकि देखो इनिशियली में इस टाइप का शेप में था, अब जैसे ही प्रेशर लगाओगे तो पचक जाएगा, पिचकेगा, तो इसका क्या हुआ, इसका शेप चेंज हो गया। तो ये फोर्स क्या करता है, फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एग्जाम्पल था पहला कि जिसमें शेप चेंज हुआ। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें क्या साइज चेंज होगा, क्या होगा, साइज चेंज होगा। कैसे, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड में साइज चेंज करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। स्प्रिंग देखे हो, स्प्रिंग जो पेन में रहता है स्प्रिंग, हाँ सब देखे होगे स्प्रिंग। तो देखो ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन। जब स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं है, स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं लगाया गया है, तब का एक कंडीशन है, क्या है, जब स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं लगाया है तब का एक कंडीशन है। अब देखो फोर्स पे क्या किए, अब स्प्रिंग पे क्या किए, मान लो हम फोर्स लगाए, तो स्प्रिंग पे देखो इसका इनिशियल स्टेट है, जैसे ही स्प्रिंग पे फोर्स लगाओगे, तो फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, कंप्रेस्ड हो गया, क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। अब देखो इसका मान लो यहाँ से x लेंथ था टोटल, तो अब छोटा होकर के ये क्या हो गया, x/2 लेंथ का हो गया। क्यों, क्योंकि इसको दोनों तरफ से फोर्स लगा, इधर से भी फोर्स लगा और इधर से भी फोर्स लगा, तो क्या किए, इस पे इसको हम कंप्रेस्ड किए इसको हम, दिस इज कॉल्ड कंप्रेस्ड। इसको क्या किए, कंप्रेस्ड किए, इसको ओरिजिनल साइज से क्या किए, छोटा कर दिए, ओरिजिनल साइज से क्या किए, इसको छोटा कर दिए, क्योंकि फिर फोर्स लगा, तो इसका क्या शेप चेंज हो गया। पहले देखो, पहले इतना बड़ा था, अब कितना छोटा, इतना छोटा हो गया। पहले x था, अब देखो x/2 हो गया। तो मान लो जैसे पहले 10 मीटर का था, एग्जाम्पल के तौर पे था 5 मीटर का हो गया, क्योंकि x/2 हो गया। तो देखो कंप्रेस्ड किया, फोर्स क्या था, साइज को भी चेंज कर दिया, ठीक है, तो सेकेंड हो गया। थर्ड देखो, थर्ड फोर्स क्या करता है, पोजीशन को भी चेंज करता है। पोजीशन को कैसे चेंज करता है, तो देखते हैं पोजीशन को कैसे चेंज करता है। जैसे मान लो कि एक साइकिल है, मान लो कोई साइकिल है, ठीक है, मान लो साइकिल है, ठीक, साइकिल है, सपोज कर लो साइकिल है, सीट है। अब मान लो ये पैडल है, ठीक है। तो अब क्या किए, पोजीशन कैसे चेंज होगा, तो मान लो सरफेस पे चल रहा था, कोई सरफेस था उस पे चल रहा था, तो पैडल पे जैसे ही तुम फोर्स लगाओगे, एफ फोर्स, पैडल पे तुम जैसे ही एफ फोर्स लगाओगे, तो ये टायर घूमेगा, ये टायर रोटेट करेगा, ये टायर घूमेगा, जैसे ही फोर्स लगाओगे तो टायर घूमेगा। तो मान लो t=0 सेकंड पे तुम t=0 पे तुम देखना शुरू किए। अब कुछ समय के बाद जब तुम देखे तो साइकिल कहीं किसी और पोजीशन पे पहुंच गया, राइट, साइकिल किसी और पोजीशन पे पहुंच गया। तो क्या हुआ, फोर्स क्या कर रहा है, इसके पोजीशन को चेंज कर रहा है। पहले इस फर्स्ट इनिशियल स्टेट में था रेस्ट पे, जब तक पैडल नहीं मारे, जैसे पैडल मारे तो इसका पोजीशन चेंज हो गया, ये पोजीशन 1 हो गया, पोजीशन 1 था, मतलब प्लेस 1 हो गया, राइट, प्लेस 1। ये क्या हो गया, प्लेस 2 हो गया। कंफ्यूजन मत होना, पोजीशन प्लेस दोनों सेम है, राइट, पोजीशन प्लेस दोनों सेम। तो पहले इनिशियल यहाँ पे था, जैसे पैडल मारे कुछ समय के बाद ये यहाँ पे पहुंच गया। तो क्या किया, इसका क्या हुआ, पोजीशन चेंज किया अपना, टाइम के साथ प्लेस चेंज किया, जैसे ही फोर्स इंपैक्ट पड़ा, फोर्स लगा पैडल पे, तो क्या किया, मूव करना शुरू किया, इसका बिल मूव करना शुरू किया। जब बिल मूव करना शुरू हुआ तो ये मूव करना शुरू करके व्हील के साथ मूव करना शुरू किया, फाइनली किसी पोजीशन 2 पे पहुंच गया। तो देखो फोर्स क्या किया, पोजीशन को भी चेंज किया, फोर्स क्या किया, साइज को भी चेंज किया, और फोर्स क्या किया, शेप को भी चेंज किया। तो सेकेंड डेफिनेशन था कि फोर्स क्या करता है, फोर्स कैन चेंज और लेट्स टू चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहला फोर्स व्हाट, फोर्स इज अ काउज विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, समझ में आया।
आई होप तुमको समझ में आया होगा बहुत अच्छा, क्योंकि वो डिटेल में समझा है इसको कि फोर्स एक्चुअल में है क्या। ये मिसकंसेप्शन दिमाग में रहता है कि फोर्स एक पुश एंड पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। नहीं, वो फोर्स नहीं है, वो एग्जाम्पल ऑफ फोर्स है। देखो एग्जाम्पल है, अगर फोर्स लगा रहे हैं तो जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऐसे ही नहीं मूव करेगा। फोर्स काउज है जिसके कारण कोई चीज मूव करता है, या तो फोर्स वो कारण है जिसके कारण किसी का शेप चेंज होगा, किसी का साइज चेंज होगा, या कोई प्लेस चेंज करेगा रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो ये था फोर्स और ये था एग्जाम्पल ऑफ फोर्स और डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्लाइड चेंज करते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। स्लाइड चेंज कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखो हेडिंग टाइप्स ऑफ फोर्स, लिखो हेडिंग टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स लिख लीजिए, टाइप ऑफ फोर्स। तो बेसिकली एनसीईआरटी के हिसाब से दो टाइप का फोर्स हम लोग को पढ़ना है, एक बैलेंस्ड फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग पढ़ाएंगे, तुमको और समझाएंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन जिसको बोलते हैं वो भी एक तरह का फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, दो रस्सी के बीच में अगर दो चीज ऑब्जेक्ट के बीच में रस्सी बांधा हुआ तो उसमें जो फोर्स लगता है उसको टेंशन फोर्स बोलते हैं, दो रॉड मतलब रॉड के बीच में जो फोर्स लगता है उसको उसके बीच में टेंशन लगता है, ठीक है। डिफरेंट तरह का फोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तुम्हारे चेन में जो फोर्स लगता है उसमें कौन सा फोर्स लगता है उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। तो सब देखो सिमिलर है, टेंशन फोर्स सब में लगेगा, जैसे रॉड हो गया, तुम्हारा ये हो गया चेन हो गया, तुम्हारा स्ट्रिंग हो गया, इस सब में क्या लगता है, टेंशन फोर्स। और स्प्रिंग में कौन सा फोर्स लगता है, स्प्रिंग फोर्स लगता है। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिटेलिंग में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और मैं एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, और जो एनसीईआरटी में नहीं है उसको थोड़ा सा ब्रीफली में थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तुम अगर 11-12 में जाओगे तो 11th में जैसे बेसिक है, इसे 11th में काम करेगा। जो वेक्टर में इसलिए बताया तेरे को वेक्टर का ही एनसीईआरटी मेंशन है टू टाइप ऑफ फोर्स, एक है बैलेंस्ड फोर्स, एक है अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या है, दो तरह का मेंशन है एनसीईआरटी में, बैलेंस्ड फोर्स एंड एक सेकेंड है अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट। बैलेंस। अब देखो डेफिनेशन लिखेंगे बैलेंस्ड फोर्स के बारे में, क्या बैलेंस्ड फोर्स को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स, द टू फोर्सेस लिखेंगे, द टू फोर्सेस which are equal in magnitude but opposite in direction acts on same object। एग्जाम्पल के तौर पे लिखें, एग्जाम्पल देखो जो पिक्चर में डेमोन्स्ट्रेट किए हैं, देखो यही दिखा रहा है बैलेंस फोर्स के बारे में। किसके बारे में, बैलेंस फोर्स के बारे में। देखो एक एग्जाम्पल ऐसे समझो, मान लो ये टेबल है, ठीक है, टेबल है, इस पे मान लो एफ फोर्स लगाया जा रहा है और इस पे भी एफ फोर्स लगा रहा है। देखो दो फोर्स क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए बता चुके थे वेक्टर के साथ, जब वेक्टर बता रहे थे, इसलिए उस टाइम वेक्टर में मेरा डिटेल में समझाया गया है, बट समझाया कि कैसे क्या लेते हैं। जैसे वेक्टर का साइन देखो, ये वेक्टर अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट, मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो अगर दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो देखो ये वेक्टर इधर है तो पॉजिटिव में है, लेकिन यही वेक्टर को पलट दो तो अगर इसको पकड़ के एकदम 180 डिग्री पे घुमा दो तो क्या को -10 वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ये दोनों वेक्टर क्या है, मान लो F1 वेक्टर F2 वेक्टर है, तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम F2 वेक्टर। मतलब क्या कि F1 वेक्टर क्या है, F1 F2 दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है।
मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, अगर 10 न्यूटन लग रहा है तो इधर से भी 10 न्यूटन लगेगा, लेकिन दोनों 10 न्यूटन अलग है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। देखो 10 न्यूटन एक प्लस एक्स में लग रहा है तो ये 10 न्यूटन माइनस एक्स में लग रहा है। तो ये क्या हो, एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स होने के कारण कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। जैसे नेट फोर्स जो होता है, नेट फोर्स बताएंगे क्या होता है। नेट फोर्स होता है टोटल फोर्स, बताएं कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। देखो टोटल फोर्स इक्वल है, फोर्स दोनों का इक्वल है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है, बट डायरेक्शन में अपोजिट है। तो क्या होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखो एक देख लो, मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, सपोज कर लो, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं। देखो तो ये ऑब्जेक्ट पे दोनों मान लो कि इक्वल एंड पॉजिटिव फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या मूव कर रहा है? नहीं, क्यों मूव करेगा? क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड बाई इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन है। तो इधर से फोर्स भी लगा रहे हैं और हम इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं। देखो इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बाई अपोजिट डायरेक्शन, तो नहीं मूव करेगा। लेकिन हाँ, अगर एक थोड़ा सा कम हो जाए तो देखो जिधर से रिजल्टेंट जाएगा, मतलब टोटल फोर्स जिधर जाएगा उधर मूव करने लगेगा। तो वो हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल। तो अब सेकंड में लिखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या लिखेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो अनबैलेंस्ड फोर्स, व्हाट विल राइट नेक्स्ट? अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट। व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स? द टू फोर्सेस, या वी कैन से टू फोर्सेस which are not equal in magnitude and acted on same object, or we can say, और लिखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। पहले लिखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स डिफिनेशन। अनबैलेंस्ड फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द फोर्सेस which is the forces which is not equal in magnitude acted on same object, और लिख सकते हैं acted on object or body is called unbalanced force. Unbalanced force is called unbalanced force. As example, देखो ये कोई सरफेस है, इस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे मैं फोर्स लगाया F। देखो जैसे फोर्स लगाएंगे, देखो इसको काउंटर करने वाला कोई फोर्स नहीं है, कोई काउंटर करने वाला फोर्स नहीं है। द फोर्सेस विच इज नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब अगर कोई मान लो, पहला एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। देखो इस फोर्स को कोई काउंटर करने वाला नहीं है, इस पे अगर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने के कारण क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस कोई नहीं कर रहा है तो ये मूव करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ये पेन है, इस पे मान लो ये पेन है और इसको कोई काउंटर बैक से करने वाला नहीं है, इधर से कोई फोर्स लगाने वाला नहीं, तो देखो इसको फोर्स लगाएंगे तो मूव करने लगेगा। फोर्स लगाओ मूव करने लगेगा, फोर्स लगाओ मूव करने लगेगा, ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन में देखो ये दिखा रहा है, फोर्स लगाओगे तो ये मूव करने लगेगा अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो। अब सेकंड एग्जांपल इसी में लेते हैं, जैसे मान लो एक ब्लॉक ये है, इस सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है। मान लो कि F फोर्स लगा, F1 फोर्स हम लगाएं इधर से और F2 फोर्स हम लगाएं इधर से, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे है F1 इज ग्रेटर देन F2। अगर F1 ग्रेटर देन F2 है मतलब रिजल्टेंट F1 की तरफ जाएगा। रिजल्टेंट बोले तो सम ऑफ टू फोर्सेस, मतलब इन दोनों का फोर्स का जो रिजल्ट आएगा, जैसे इस तरह से समझो, इस तरह से समझो। देखो ये एग्जांपल के तौर पे देख समझाते हैं। देखो मान लो कि एक फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, एक फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, मान लो 10 न्यूटन का, और इधर मान लो हम लगा रहे हैं इधर साइड, ये लगा रहे हैं 5 न्यूटन का। तो देखो 10 न्यूटन वाला ज़्यादा हो गया तो 10 न्यूटन वाला क्या करेगा, इसको मूव करने लगेगा। रिजल्टेंट 5 न्यूटन फोर्स इसको इस डायरेक्शन लगेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगेगा। ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स, कि देखो फोर्स लग रहा है बट एक तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इसमें क्या है कि फोर्स ही नहीं लग रहा, एक ही फोर्स है, मूव करा रहा है इसको। तो ये एग्जाम्पल हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, ठीक है। आगे होगा समझ में, जो इलस्ट्रेशन दिखा रहा है देखो थोड़ा सा इसको देखो, यही चीज़ समझा रहे हैं इसमें, वही चीज़ सेम है। देखो इसको समझो थोड़ा सा, ठीक है, समझ में आ गया। और एग्जाम्पल के तौर पे बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, यहाँ पे टग ऑफ वार का एग्जाम्पल हो, टग ऑफ वार का एग्जाम्पल लेता है। डिफरेंट बहुत सारा आदमी है, ठीक है, और एक रस्सी को पकड़े हुए है, और ये एक लाइन है, एक लाइन है, और इधर बहुत सारा आदमी है, इस रस्सी को पकड़े हुए है, बहुत सारा आदमी है, इधर भी रस्सी को पकड़े हुए है, ठीक है, इधर भी बहुत आदमी इस रस्सी को पकड़ के। देखो ये इसको इधर रस्सी खींच रहा है और ये लोग रस्सी इसको इधर खींच रहे हैं, रस्सी है इसको इधर खींच रहा है और ये इसको इधर खींच रहा है।
क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों फोर्स लगा। ठीक, अब देखो ये एग्जाम्पल, मान लो इधर का जो आदमी है, इधर का जो आदमी है उसका वेट है सबको मिला करके 400 kg, और इधर जो आदमी है इधर सबको मिला करके 300 kg। ठीक है, तो देखो फोर्स क्या आता है बाद में बताएंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स मास पे भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स इंपैक्ट करेगा। तो देखो इन लोग क्या करेगा, रिजल्टेंट जो होगा ये अपने तरफ इन लोग को खींच लेगा, क्योंकि इन लोग के पास 100 न्यूटन एक्स्ट्रा है। देखो 400 न्यूटन माइनस 300 न्यूटन इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो जो एक्स्ट्रा 100 न्यूटन फोर्स है ना, एक्स्ट्रा 100 न्यूटन फोर्स के कारण क्या करेगा, ये लोग जो आदमी है 400 kg वाला, इसको अपने तरफ रस्सी को खींचेगा, और जो पहले बंदा को खींच लिया अपने तरफ, इसको पार कर दिया, इस लाइन को पार कर दिया, इसको पार कर दिया, वो क्या होगा, जीत जाएगा। तो देखो क्या हुआ, एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। और मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स लेना चाहते हैं इन्हीं लोग के कैटेगरी में। तो देखो मान लेते हैं कुछ आदमी है, ठीक है, टग ऑफ वार चल रहा है, ये लाइन है, ठीक है, रस्सी है, इधर कुछ पकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। अब मान लो कि क्या हुआ है कि दोनों का वेट सेम है, ये भी 100 न्यूटन लगा रहा है और ये भी 100 न्यूटन लगा रहा है, जब फोर्स लगा रहा है उतना फोर्स लगा रहा है, तो दोनों क्या बैलेंस्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है। ये क्या एग्जाम्पल होगा, बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। आगे होगा समझ में, ठीक है, देख लो एक बार क्या बताया था। The forces which is not equal in magnitude acted on the same object, or we can say acted on object or a body called unbalanced force. The forces which is not equal in magnitude acted on object or a body is called unbalanced force. I hope समझ में आया होगा। अब थोड़ा बाद में पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा और पढ़ते हैं टाइप ऑफ फोर्स के बारे में। तो तुम्हें बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमको 11th में पूरे डिटेल में इसको बताया जाएगा। जैसे फ्रिक्स, देखो पहला इसमें लेते हैं, ये हो गया एनसीईआरटी के हिसाब से। अब जो हम बता रहे हैं जो 11th में उपयोग होता है, 11th में यूज करते हैं, तो उसमें एक पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या पढ़ेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉन्टैक्ट फोर्स जो कॉन्टैक्ट सरफेस के कॉन्टैक्ट में होता है। ये दो तरह का होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कितने तरह का? दो तरह का। कौन कौन सा फोर्स होता है? एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, सुना ही होगा फ्रिक्शनल फोर्स, और दूसरा होता है नॉर्मल रिएक्शन। देखो इसको कॉन्टैक्ट फोर्स को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एफ से करते हैं, नॉर्मल एक्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इसको थोड़ा सा समझाते हैं। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, मान लो कि कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये कोई ब्लॉक है, राइट, ये कोई ब्लॉक है, ठीक है। और देखो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जैसे कि देखो दो तरह से कॉन्टैक्ट फोर्स मिलके बनता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स से मिलके बनता है, एक नॉर्मल फोर्स से मिलके बनता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के पार्ट है नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ये सरफेस है ना, तो इसके परपेंडिकुलर जो लगेगा वो नॉर्मल फोर्स होगा। और अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एफ, तो जो मोशन के अगेंस्ट में लगेगा, अगर इधर मोशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और जब दोनों को जब ऐड करेंगे, इसलिए बताया थे कि दो फोर्स को जब ऐड करोगे तो क्या करते हैं? दो तरह से ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब देखो ये जो होगा ना, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। क्या होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो देखो इसको थोड़ा समझते हैं। देखो इसको समझते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या? एक्चुअली नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, इसलिए बोल रहे थे कि वेक्टर थोड़ा ध्यान से देखना। नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, जैसे कि बोले थे ना, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। वेक्टर में बता चुके हैं, अगर नहीं देखो तो जाकर देखो। ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। क्या है? सी वेक्टर रिजल्टेंट है जो दो वेक्टर को जोड़ने के बाद आता है। उसी तरह से ये क्या है? सी वेक्टर, जब एन वेक्टर और वेक्टर को जोड़ेंगे ना तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो कि बोलते हैं कौन सा? कॉन्टैक्ट फोर्स। यही कॉन्टैक्ट फोर्स होगा जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा। यही कॉन्टैक्ट फोर्स दोनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। एक होगा नॉर्मल, जो नॉर्मल होता है, जो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? वैसा कॉन्टैक्ट फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और वो कॉन्टैक्ट फोर्स जो सरफेस के पैरेलल होता है। ये परपेंडिकुलर हो गया सरफेस के, देखो ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे, या सरफेस है उसके पैरेलल हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स और ये फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया? तो ये था कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। उसका डिटेल में 11th में बहुत सारा पूरा न्यूमेरिकल ही इस पे है। नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना, ठीक है। ये पढ़ ली। अब थोड़ा सा और समझो। अब एक और फोर्स के बारे में बताते हैं, स्प्रिंग फोर्स। थोड़ा सा स्प्रिंग फोर्स के भी देख लेते हैं, स्प्रिंग फोर्स क्या है, ठीक है। अब स्प्रिंग फोर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत। स्प्रिंग फोर्स, देखो स्प्रिंग फोर्स
स्प्रिंग फोर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो मान लो स्प्रिंग फोर्स के बारे में देखो, कोई घर पे स्प्रिंग होगा ही, कहीं ना कहीं तो स्प्रिंग देखे ही होंगे। ये स्प्रिंग है क्या है, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में पहला। दूसरा इनलॉन्ग्ड है, इनलॉन्गेशन बोलते हैं, खींच दिए हैं पकड़ के स्प्रिंग को, इनलॉन्ग्ड स्प्रिंग। क्या किए, ए फोर्स लगा करके इसको खींच दिए, दोनों से पकड़े, इधर तो स्प्रिंग में रखा हुआ, पकड़ के इसको खींच दिए तो लंबा हो गया स्प्रिंग, ये सेकेंड होगी। थर्ड कॉम्प्रेस्ड, देखो क्या किए, अब देखो दोनों का दिखना है यहां से, देखो कॉम्प्रेस्ड कर दिए इसको, कॉम्प्रेस्ड यानी पकड़े स्प्रिंग को पकड़े और पकड़ के इसको दबा दिए, स्प्रिंग को जैसे दबाओगे कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। अब देखो स्प्रिंग फोर्स बोलना क्या चाह रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स क्या कहना चाह रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स होता क्या, देखो जैसे इसको क्या किया, नॉर्मल कंडीशन पे था तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जैसे इसको पकड़ के खींचे तुम तो इस पर फोर्स एक लगाए हम, तो ये क्या करेगा, इस पर हम फोर्स खींचने के लिए लगाए तो क्या करेगा, स्प्रिंग चाहेगा कि वो और नॉर्मल कंडीशन में आए, तो स्प्रिंग क्या करेगा, अपने तरफ इधर फोर्स लगाएगा। ये स्प्रिंग फोर्स जस्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिंग डायरेक्शन फोर्स लगाएगा और इसको क्या चाहेगा कि नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, जिस कंडीशन में पहले था। दूसरा में क्या किया, कंप्रेस्ड कर दिए, तो कंप्रेस्ड किया तो इसको दबाए तो क्या कहेगा, अपना नॉर्मल कंडीशन आएगा। तो अगर हम फोर्स इधर एफ लगाए हैं तो स्प्रिंग पलट के इधर फोर्स लगाएगा, अगर हम फोर्स इधर लगाए हैं तो स्प्रिंग पलट के इधर फोर्स लगाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक बार बताएंगे न्यूटन थर्ड लॉ में कि क्या होता है कि एक्शन रिएक्शन पर ऑलवेज कम इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन रिएक्शन। अगर एक्शन किया तो उस पर रिएक्शन होगा, ये न्यूटन थर्ड लॉ में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, अभी थोड़ा सा समझ लो। तो स्प्रिंग फोर्स देखो, एफ स्प्रिंग फोर्स होता है के इंटू एक्स, थोड़ा सा बस के इंटू होता है एक्स, इसको समझ लो, एक्स इनलॉन्गेशन, के है स्प्रिंग कांस्टेंट, डिटेल में नहीं समझना है, बस थोड़ा समझो स्प्रिंग फोर्स होता क्या है, ठीक। 11th में पूरा डिटेलिंग में है इसके बारे में, समझ में आ गया होगा स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। अब नेक्स्ट है एक टेंशन फोर्स, राइट। टेंशन नहीं एक्चुअल में टेंशन फोर्स है, टेंशन नहीं है, ठीक है, टेंशन फोर्स है, समझ में आया। टेंशन फोर्स क्या होता है दिखाते हैं, देखो कोई भी धागा ले लो, घर पर धागा रस्सी, कोई भी रस्सी ले लो, उसमें जो फोर्स लगेगा ना वो टेंशन फोर्स होता है। क्या होता है, धागा में जो फोर्स लगता है वो टेंशन फोर्स लगता है। फॉर एग्जांपल ये मान लो कोई ब्लॉक है, सरफेस पे रखा हुआ, ये ब्लॉक है, यहाँ से मान लो बांधा हुआ है, ठीक है, ये सरफेस है, तो मान लो ये जो सरफेस है, मान लो इधर एफ फोर्स से हम खींचे और इसको भी एफ फोर्स से इधर खींचे, तो एफ फोर्स से खींचेंगे ना तो इस धागा के अंदर जो टेंशन लगेगा टी लगेगा, टी एफ फोर्स इजिकल टू टी टेंशन। दोनों के बीच में देखो, दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट सेम है, रस्सी सेम है तो टेंशन सेम होगा, ठीक है। अगर टेंशन रस्सी सेम है तो टेंशन सेम होगा, राइट, समझ में आया। अगर फोर्स एफ फोर्स से खींच रहे हैं तो इसमें टेंशन टी लगेगा धागा के अंदर। ये कोई ऑब्जेक्ट होगा, उनको नहीं पता कौन सा ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है। ए फोर्स लगाए तो इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इसके बीच में जब टेंशन आएगा वो टी टेंशन आ जाएगा। तो ये हो गया टेंशन फोर्स, समझ में आ गया। टेंशन फोर्स जो धागा में लगता है, रॉड में लगता है तुम्हारा, फिर चेन में लगता है, ये सब जो भी फोर्स इसमें लगता है वो टेंशन फोर्स होता है। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, इतना डिटेलिंग में इसको नहीं पढ़ाना है, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि 11th में इसको पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, 11th में पूरा है इसको। और जो अनबैलेंस फोर्स बैलेंस फोर्स के बारे में बहुत बताया है वो देखो, थोड़ा सा इलिस्ट्रेशन है, कुछ इलिस्ट्रेशन देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में। थैंक यू।